मान लीजिए कहीं 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 वस्तु मांगा होगा, हम वस्तु के साइज को पहले देखेंगे। वस्तु कहाँ मांगा? अनंत से। अनंत का कोई भी सटीक नहीं मान सकते हैं कि वहीं से आ रहा है, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वहीं से वस्तु चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए 10 मिनट का समय है यहाँ शुरुआत से, 5 मिनट का 10 मिनट मानते हैं, अब हमें 8 मिनट में वहाँ पहुँच गए, मतलब आज चले मतलब कम है, आप कितना बोले उससे हम कम मिनट का समय लिए, वस्तु से छोटा, और वहीं पे 10 मिनट बोला गया और 10 मिनट में हम सेम टू सेम 10 मिनट में पहुँच गए, मतलब आप जो बोले थे हम उसी के हिसाब से पहुँचे हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। तो यहाँ पे कोई दिक्कत मान लीजिए कोई 100 रुपया दिया था, 100 और 0 के बीच बोले, आप कौन सा नंबर कहाँ तक दीजिएगा? 0 और बीच पे बोला गया, आपको बोलेगा बराबर 50, 50 से नीचे आएगा किधर जाएगा? एक तरफ आगे गया, एक तरफ छोटा, एक तरफ आगे बराबर, उसी तरह है ना अनंत। और मान लीजिए अनंत को 100 रुपया, ध्रुव को 0 रुपया, 100 रुपया और 0 रुपया, और 100 और 0 के बीच आपको बोल दिया 50 आएगा तो बराबर बोलेंगे, 50 देना आएगा तो बराबर बोलेंगे। वहीं तो अपना प्रोग्राम बोला था जो केंद्र है, वो केंद्र कौन सा है? सी है। सी पर आता तो कितना रुपया होता? 50 रुपया होता। अब 50 से सी से बाहर बनता तो बड़ा बोलते, लेकिन इसके अंदर बना छोटा। आपकी किरण बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, आपकी किरण बाएं से दाएं जाएगी। अगर वस्तु की दूरी हमें बाएं से दाएं में ही, यहाँ से जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, आप भी उधर से सीधा करते चले जाइएगा, ये धनात्मक हो। आपकी किरण एक ही दिशा में जाएगी, लगातार प्रतीत होगी, वह कौन सा होगा? धनात्मक। लेकिन अगर वस्तु का दूरी तय करने की, वस्तु की दूरी तय करने के लिए हम आपके किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इधर जाए, हम उसके अगेंस्ट इधर किरण आ गए, ये कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक। अमल आपसे कोई पूछा आवर्धन मात्रक बिंदु क्यों होता है, तो ये भी तो जायज है ना, क्यों होता है? तो मात्रक बिंदु हम मात्रक पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे थे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाए, उस प्रतिबिंब क्या बना, कहाँ बना, किस प्रकार बना, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब पहला जानते हैं कि उत्तल दर्पण को जब अनंत पर रखेंगे, दो ही तो पढ़ना है, पहला अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव और पी के बीच, दो ही ठो, उसके अलावा नहीं पढ़े। पहला हम पढ़ते हैं ध्रुव के बीच। ध्रुव के बीच देखिए, पहले तो अपना लोग उत्तल दर्पण पारेंगे, और उत्तल दर्पण कैसे पारेंगे? जब अंदर से पेंट करेंगे। यह कौन सा बिंदु हो गया? पी। यह कौन सा हो गया? यह कौन सा हो गया? सी। लाने के तो हम प्रकाश यहां से भी ला सकते थे, दर्पण के सामने से भी ला सकते थे, लाने के तो हम इधर से भी नहीं ला सकते थे, लेकिन इधर से क्यों लाते हैं? उसका देखिए रीजन क्या है। आईना रखा हुआ है, आईना रखा हुआ है, प्रकाश इधर से आएगा तभी ना परावर्तित होगा। अब ऐसे इधर से जहाँ पेंट किया हुआ है, इधर पेंट किया हुआ है ना, अंदर में है, तो पेंट किया हुआ है, अगर पेंट किए हुए हिस्सा को प्रकाश के सामने रखेंगे वह परावर्तित नहीं होगा, जिससे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का नहीं पालन कर पाएगा। तो इसी के लिए, इसी के वजह से हम पेंट किए हुए हिस्सा को नहीं लाते हैं। पेंट किए हुए हिस्से की तरफ से सूर्य की किरणें नहीं आती है। अवतल दर्पण में ही क्या था, इधर से पेंट किया हुआ था ना, तभी ना हम अपना प्रकाश इधर से लाते थे। अगर यही इधर से हो गया तो हम प्रकाश किरण इधर से लाएंगे ताकि प्रकाश परावर्तित हो, और जब परावर्तित होगा, दो बिंदु आपस में जब कटान करेगी तभी ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और दो बिंदु जब कटान ही नहीं कर पाएगी, हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, किस तरह बना, कौन सा प्रतिबिंब बना? उसी के लिए हम अनंत से मांगा। तो अनंत का क्या होता है? कोई भी सीमा नहीं होती है कि कहाँ से एग्जैक्ट में आ रही है। हम मान लेते हैं इधर से कि अनंत से आती हुई प्रकाश किरण आ रही है। अब जब यह अनंत से आएगी तो टकराने के बाद लौट जाएगी, यह टकराने के बाद लौट जाएगी। यह जो लौट जाएगी
लेकिन सिर्फ महसूस होगा कि कहीं पर यह बिंदु कट रहा है। इधर से भी वस्तु प्रकाश किरण लाएंगे, इधर से भी लौट जाएगी। हम जानते हैं, अवतल दर्पण में पढ़ाए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरणें आती है वह एफ से होकर गुजरती है। बोले थे ना, एफ से होकर गुजरती है। तो इसको हम सिर्फ प्रतीत कराएंगे कि तू भाई एफ से होकर गुजर रहा है। इसको भी हम प्रतीत कराएंगे, सिर्फ एफ से होकर गुजर रहा है। यह अपना पहला नियम हो गया। अब पता करेंगे कि भाई तू कौन सा प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, तुम्हारा साइज क्या है। यह भी तो पता करेंगे, तभी ना बोलेंगे कि तू छोटका बेटा है कि बड़का बेटा है, तू बड़ बना है कि छोट बना। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा प्रतिबिंब बना। हम बोले थे अवतल दर्पण में हम बोले थे अगर दर्पण के सामने हो तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर दर्पण के पीछे हो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि दर्पण के सामने कौन है, पीछे कौन है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक चलेगा, पीछे डॉट 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 लाइन में होगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा, कहाँ पे बना है, एफ पर बना है। तो पहले बोलेंगे दर्पण एफ पर बना हुआ है, एफ पर बना हुआ है। कौन सा प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे क्या है, डॉट 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 आया हुआ है। तो दूसरा लिखेंगे यह प्रतिबिंब काल्पनिक बना है। काल्पनिक के साथ कौन सा जुड़ता है, काल्पनिक के साथ सीधा जुड़ता है। काल्पनिक आभासी, काल्पनिक का नाम आभासी। एक तरह से बोल सकते हैं यह अदृश्य रूप से रहता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य रूप से रहता है। सिर्फ डॉट डॉट लाइन में इसे दिखाया जाता है। काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। अब पता करेंगे इसका आकार क्या है। हम जब प्रतिबिंब का नियम पढ़ा रहे होंगे तो उस समय बोले होंगे कि अगर ये तो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अब प्रधान अक्ष के वस्तु को मान लीजिए कहीं 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 वस्तु मांगा होगा। अब वस्तु के साइज को पहले देखेंगे। वस्तु कहाँ मांगा, अनंत से। अनंत का कोई भी सटीक नहीं मान सकते हैं कि वहीं से आ रहा है, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वहीं से वस्तु चलना प्रारंभ किया। लेकिन वस्तु जब बनेगा और यह वस्तु से छोट होगा तो छोटा मानेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा मानेंगे। सिर्फ वस्तु पे पहले देखेंगे वस्तु कहां से पूछ रहा है। अगर मान लीजिए वस्तु हमें कोई भी चित्र दिया और यहाँ पे पूछ दिया, कोई चित्र लग गया यहाँ पे पूछ दिया, अगर वस्तु हमें सटीक इसी के सामने मिलता हुआ प्रतीत होगा या मिलेगा तो इसको हम बराबर मानेंगे। यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा है, सिर्फ अपना लोग प्रतीत कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि यह वस्तु एफ पर कट रहा है, कटा हुआ नहीं है। हम यही क्वेश्चन पूछे थे कटान बिंदु में, फिजिक्स में। आप लोग क्या मारे थे पता नहीं, आंसर आप लोग का मुझे मालूम नहीं। हम यही क्वेश्चन पूछे थे, अगर कोई बिंदु कटता हो तो उसे क्या कहते हैं। यही इसी टाइप का प्रश्न पूछे थे। अगर मान लीजिए यहाँ वस्तु पूछा, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि यहीं पे वस्तु होगा, मान लीजिए यहीं पे वस्तु कोई पूछ दिया और इस वस्तु से कटान बिंदु यहाँ पर बन गया, यहाँ पर वस्तु का निर्माण हो गया, तो यह हो गया बड़ा वस्तु से। अगर मान लीजिए, मानना क्या है, ये तो सामने ही है, अगर इस पे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु अपना कटान बिंदु बनाती है या प्रतीत तो होती है, यह सबसे छोट होगा। पहले मान लीजिए वस्तु, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर है रखा हुआ, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और इस वस्तु रखने से वस्तु का निर्माण हमें यहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ पर प्रतीत हो गया।
या प्राप्त हो गया तो इसे हम वस्तु से छोटा कहेंगे। कहे से कि वस्तु हमें इतना बोला गया लेकिन हमें वस्तु 2 मीटर पहले ही प्राप्त हो गया। मान लीजिए वस्तु 10 मीटर पे खड़ा हुआ है, परावर्तित होने के कारण, प्रकाश किरण परावर्तित होने के कारण जहां से भी गुजरे एक्स वाई जेड जो भी जहां से भी गुजरे हमें 8 मीटर में ही प्राप्त हो। 10 में चलना शुरू किया, 8 मीटर में प्राप्त हो गया दोबारा से, तो हम वस्तु से छोट मानेंगे। यहीं पे 10 मीटर बोला गया, 10 मीटर है वहां उस तरफ पहुंचने के लिए, और वहीं हमें 10 मिनट एग्जैक्ट टाइम लग गया यह वस्तु के बराबर। मान लीजिए कोई 10 मिनट में यहाँ से सुभाष चौक जा रहा है, उसे 12 मिनट का समय लग गया, यानी कि वस्तु से बड़ा, मतलब कि उसे अधिक समय लगा। मान लीजिए 10 मिनट का समय है यहाँ से सुभाष चौक का, 5 मिनट का ही है, 10 मिनट मान के रखते हैं। अब हमें 8 मिनट में ही वहाँ पहुँच गए, मतलब फास्ट चले मतलब कम है, आप जितना बोले उससे हम कम मिनट का समय लिए, वस्तु से छोटा। और वहीं पे 10 मिनट बोला गया और 10 मिनट में हम सेम टू सेम 10 मिनट में पहुंच गए, मतलब आप जो बोले थे हम उसी के हिसाब से पहुंचे हैं, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? जब प्रधान अक्ष पर ही आकर काटे या काटता हुआ प्रतीत हो तो वस्तु सबसे छोटा बनेगा, ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, सबसे छोट बनेगा, सबसे छोट, मात्र बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का, बिंदु मात्र का। यह कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक और सीधा, या फिर आभासी और सीधा। दर्पण कहां पे कटेगा? एफ पर बना हुआ प्रतीत होता है। यह वस्तु से बहुत छोटा। इसमें कोई दिक्कत? पूरा आ रहा है ना वीडियो में? ऐसा ना हो कि पूरा वीडियो ये काम के निकल जाए। आदित्य दिक्कत हो कहाँ? तो बाबू ऊपर नीचा नहीं देखे छे, अपना देखे। अभी कते बड़का उदाहरण दिलिए, मान लिया जाए यहाँ से हमें रिफ्यूजी कॉलोनी पहुंचने में 10 मिनट का समय लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। सिर्फ इसी में ना दिक्कत है कि वस्तु से बड़ा कैसे बन गया, छोटा कैसे बन गया, अब बहुत छोटा कैसे, इसी में दिक्कत। तो अवतल दर्पण में क्या दिक्कत? तो कौन सा दिक्कत है बताओ, हम अभी बताते हैं। अवतल दर्पण का फिगर हो गया है, सॉरी कपलेश, दिक्कत नहीं ना? हमारे दोस्त देखते अगर मेरा दोस्त देखते तो हमारे दोस्तों के नाम एगो कपलेश कहते कि हमें कहा तोरा लगन पड़े चले लिया। यह हो गया अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। यहाँ कौन सा बिंदु होगा? वही दो रूप, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी। दिक्कत बता। नीचा बन देता उल्टा, हाँ, काल्पनिक तथा सीधा, बिल्कुल। दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा क्या मानते, बिल्कुल जायज बात। बाबू देखिए बात ऐसा है कि ये जो दर्पण के पीछा जो बनेगा सिर्फ महसूस होगा, प्रतीत होगा, अदृश्य रूप में होगा। पर्दा ही फिल्म देखते हैं पर्दा पर, उसमें वास्तविक रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, वह सिर्फ महसूस होता है कि यह हीरो है, यह हीरोइन है, अपना अपना काम कर रहा है। वही टीवी पर देखते हैं तो उनका पूरा फिगर पता चलता है। पर्दा में ही जो है, मान लीजिए यहाँ पर फिल्म चल रहा है, पीछे हम कोई खड़ा हो गया तो आपका फिल्म तो छोड़िए,
पीछे वाले का देखिएगा, जो पर्दे के पीछे खड़ा है उसका चेहरा दिखाई पड़ेगा। जब भी पर्दा चलता था तो उस समय पीछे किसी को नहीं जाने देता था। दीवार पूरी तरह से, देखिए क्या है कि अभी ही मान लीजिए छाया तो हर जगह होगा ना, लेकिन हम छोटी मात्रा में हैं, मात्र तिनका टाइप का है, तो हमारा बन रहा है ना, हमारा बन रहा है ना फिगर छाया, तो उसी तरह है कि दीवार बहुत बड़ा आकार का है। बड़ा आकार पड़ने से ना उसका सही से क्षेत्रफल नहीं हो पाता है मैनेज, तो उसके चलते में पूरा नहीं दिखाई पड़ता, और वहीं पर कोई छोटा सा आकर खड़ा हो जाए तो उसका दिखाई देने लगता है। यहाँ पर सिर्फ महसूस हो रहा है, काल्पनिक, उसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, आभासी, अदृश्य। काल्पनिक मतलब मानना है सिर्फ अदृश्य। दर्पण के पीछे बनेगा तो हम जानते हैं डॉट डॉट देना पड़ेगा, लेकिन वहीं इधर बनेगा तो उसको डायरेक्ट हम करेंगे। कोई भी बिंदु अगर इधर प्राप्त होता है तो उसको हम डायरेक्ट खींचेंगे, चाहे इधर से खींचे चाहे इधर से खींचे। अगर वही तरफ, वहीं पर हम देखते हैं कि इस तरफ खींचना होगा, हम यहीं से मान लीजिए कोई खींचेंगे तो ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे ऐसे करके खींचेंगे। दर्पण के पीछे जब बनेगा डॉट डॉट से ही काटेंगे। हाँ हाँ, दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने होने के कारण इसे हम डॉट डॉट नहीं दिखा सकते हैं। इसका वास्तविक प्रमाण मिलता है कि हाँ वाकई में है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आप प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी होगा वह वास्तविक और काल्पनिक और सीधा होगा। आप इसे डॉट डॉट नहीं दिखा सकते हैं। चिन्ह परिपाटी ही पढ़ाएंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि बाबू ये जो ऊपर रहता है यह धनात्मक होगा, नीचे होता है ऋणात्मक होगा। अब प्रतिबिंब में भी हम बताए थे, पीछे सिर्फ महसूस होता है, काल्पनिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हाँ, दर्पण के पीछे जो भी होगा वह काल्पनिक रूप से होगा। हाँ, हाँ धनात्मक, धनात्मक। ये नीचे रहेगा तो ऋणात्मक, और ऊपर रहेगा तो धनात्मक। दर्पण के पीछे रहेगा तो धनात्मक। और दिक्कत हमें पढ़े नहीं तक कहाँ हमें जब पढ़े रही लाल कुर्ती गठन के बारे में लिखे ना। गोरिल्ला युद्ध जे छै ने, गोरिल्ला युद्ध कोनो एक बार नहीं भेल छै, बहुत बार भेल छै। गोरिल्ला नहीं मतलब बहुत बार होल छै, 3 बेर 4 बेर से अधिक बार होल छै। गोरिल्ला युद्ध इहे टा नहीं चालू करलकै, इससे पहले भी युद्ध चालू रहलै। गोरिल्ला युद्ध मतलब आँख में ई सब लगा के रखे छै। हाँ, वो कई बार भेलै, वह गोरिल्ला युद्ध में ई लाल कुर्ती गठन भेल। अब हम अवतल दर्पण के दूसरा नियम, अनंत और उत्तल दर्पण, अनंत और ध्रुव के बीच यह सब वस्तु की स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं। यह सब वस्तु की स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले उत्तल दर्पण पढ़ेंगे।
अवतल दर्पण में पेंट किधर से होता है? अंदर से। यह अपना कौन सा हो गया? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। यह कौन सा बिंदु हो गया? यह कौन सा हो गया? सॉरी, एफ। यह कौन सा हो गया? सी। पहले तो प्रकाश को ले जाना पड़ेगा अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत का तो कोई एग्जैक्ट वस्तु मालूम नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस जगह से हमें वस्तु को ले जाना है, तो बोला गया अनंत और ध्रुव के बीच में। तो इधर से हम कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर से ले, चाहे यहाँ पर से ले, चाहे यहाँ पर से ले, इसी को बड़ा कर देंगे, चाहे यहाँ पर से ले, चाहे यहाँ पर से ले, वहीं पे जाएगा। हम यहाँ पर से लेते हैं एक तो वस्तु यहाँ पर से मान लेते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है। इस बीच में आप कहीं पर भी ले सकते हैं, पी पर नहीं लीजिएगा, बात बाकी ये जो इधर है जो भी जगह, और आप यहाँ पर भी लीजिएगा ना, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ कर दीजिएगा, ऐसे कि अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को स्थित करना है, वहाँ से लेना है। यहाँ मान लिया कि यहाँ पर से हम वस्तु ले रहे हैं, यह कहाँ पे स्थित है? अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित है। यहाँ से हम प्रकाश की किरण लेकर जाएंगे, प्रकाश किरण लेकर जाएंगे। अब प्रकाश की किरण जब लेकर जाएंगे, यह प्रधान अक्ष के समांतर चला, यह प्रधान अक्ष के समांतर चलती आ रही है। तो जब प्रधान अक्ष के समांतर चलेगी किरण, वह किससे होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। लेकिन यह एफ से होकर नहीं गुजरेगी, सिर्फ प्रतीत होगा, यह परावर्तित होकर वापस लौट जाएगा। सिर्फ यहां पर प्रतीत होगा कि एफ पर आकर मिल रही है, एफ पर आकर मिल रही है। पिछला जो था नियम, पहला नियम में हम क्या किए थे? यहां से लाए थे और फिर इसको यहां से लाए थे। क्यों लाए थे? अनंत से अगर एक ही बार दो बार कर देंगे तो वस्तु का कटान बिंदु नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम अनंत से नीचे की तरफ एक वस्तु लाए थे, ताकि इसका कटान बिंदु मिल सके हमें। अब वस्तु हमेशा जब तक दो कटान बिंदु नहीं बनेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कहाँ वस्तु बना है, नहीं बना है। तो हम वस्तु फिर से यहीं पर लेते आएंगे। इस बार एफ नहीं होकर सी से गुजारेंगे, सी से होकर गुजारेंगे। सी से होकर जब गुजारेंगे तो प्रतिबिंब का पहला ही नियम हम पढ़ाए थे कि कोई भी खोखला गोला हो, केंद्र का जब बात आएगा वहां पे तिरछा सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन वाकई में तिरछा नहीं होता है। यहाँ पे हर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का हर हमेशा कोण बनता है। तो यह जब वक्रता केंद्र मतलब वक्रता केंद्र है ना अपना खोखला गोला का, ये भागे ना है, ये सब खोखला गोला का, ये सब खोखला गोला का भागे ना है। तो जब वक्रता केंद्र पर यह कटान बिंदु बनाने जाएगा, यह वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। यह बेचारा इधर से आया लेकिन इधर से ही वापस चला गया। अब इसका कटान बिंदु कहाँ बना? अब देखिए कहाँ बना। इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। देखिए यहाँ पर कटान बिंदु बन रहा है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। तुम्हारे में यही गलत था, इसीलिए हम काट दिए थे। कई बार ऐसे ऐसे करके दिए, अंतिम में एक मार के काट दिए। नहीं, वो तो तुम्हें पता है ना, तुम भाई सामने वाले को संतुष्ट करोगे ना कि हाँ देखिए मेरा वस्तु यहीं पे बना था। अच्छा वो क्वेश्चन एक, तब वो तुमसे टेस्ट ही काहे लेता? उसको तो पता था ना कि मेरा विद्यार्थी है तो पास से है, काहे टेस्ट लेता है? महीना वाला काहे टेस्ट लेता है? त्रैमासिक टेस्ट काहे लेता है? उसको तो पता ना है कि मेरा विद्यार्थी पढ़ने वाला है। वो तो ये भी कह देगा कि अनंत और ध्रुव के बीच जो पूछ रहे हैं तो हमको भी पता है कि यहीं पे बनेगा। तो फालतू में नहीं पूछ रहा है कि इसको दर्शा कर बताओ भाई कि बना है या नहीं बना है। अब बना है, देखिए तो कहाँ पे बना है? पी और एफ के बीच में। यह वस्तु कहाँ बना हुआ है? पी और एफ के बीच में।
हाँ, पोल, पोल। वस्तु कहाँ बना हुआ है? वस्तु कहाँ बना हुआ है? पी और एफ के बीच में कौन सा प्रतिबिंब बना हुआ है? काल्पनिक और सीधा। अब वस्तु से बड़ा है या फिर छोटा है, अब यह पता करेंगे। भाई बड़ा हो या फिर तुम छोटा हो। वस्तु अनंत से मांगा गया, ध्रुव के बीच स्थित है। अनंत और ध्रुव के बीच जब स्थित है, यह कहाँ हो गया? पी और एफ के बीच में। अब पी और एफ के बीच में कौन सा आता है? स्मॉल एफ। फोकस दूरी, फोकस दूरी 3 से तो छोट है। अब वस्तु कहाँ से मांगा गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आप इधर अभी मत देखिए, आप इधर देखिए। वस्तु मांगा गया यहाँ पर से। अब वस्तु का निर्माण यहाँ पे हुआ, तो वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा कैसे होगा? वस्तु बाबू अनंत से मांगा गया है, अनंत और पी के बीच का, अनंत से आ रहा है। पी और अनंत के बीच का वस्तु है, लेकिन वस्तु यहीं पे बन रहा है, पी और एफ के बीच बन रहा है, तो वस्तु यहाँ पे क्या होगा? छोटा बनेगा। हाँ, अब पूरा है, इसका आधा मांगा गया है। अगर हमें सी पर प्राप्त होता बराबर कर देते, लेकिन जैसे ही नहीं हुआ। अभी मान लीजिए कोई 100 रुपया दिया है आपको, 100 और 0 के बीच बोलेगा, तो आप कौन सा नंबर कहाँ से कीजिएगा स्टार्ट? 0, 100 और बीच के बोला गया है, आपको बोलेगा बराबर हिसाब बांटिए, कहाँ पर बांटिएगा? 50। अब 50 से नीचे आएगा तो किधर जाएगा? एक तरफ आगे गया, एक तरफ छोट हुआ, एक तरफ आगे गया, बड़ा हुआ। तो उसी तरह से है ना, तो अनंत और मान लीजिए अनंत को 100 रुपया, ध्रुव को 0 रुपया, 100 रुपया और 0 रुपया, और 100 और 0 के बीच आपको बोल दिया गया है, तो 50 आएगा तो बराबर बोलेंगे, और 50 से ज़्यादा आएगा तो हम बड़ा बोलेंगे। वहीं पे अपना खोखला गोला का जो केंद्र है, वह केंद्र कौन सा है? सी है। तो सी पर आता तो कितना रुपया होता? 50 रुपया होता। अब 50 है, सी से बाहर बनता तो बड़ा बोलते, लेकिन इसके अंदर बना तो छोटा। अगर इस पर ही बन जाता, हाँ नहीं, एम कोई मन हमेशा ऊपरे में, हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा ऊपरे पे बने। दुइये गो तो नियम है, और दोनों नियम में वहीं पे बने, एक तो यहाँ पे बना, एक तो यहाँ पे बना। यह वस्तु का आकार कैसा होगा? छोटा, बिंदु मात्र। कोई दिक्कत? पहले देखिए क्या करना है आपको, कोई वस्तु मानना है। वस्तु मानने के बाद समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती हैं वो एफ से होकर गुजरती है, लेकिन अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे जो भी आएगी, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण के पीछे जो भी किरणें आएगी वह सिर्फ प्रतीत कर सकते हैं कि यहाँ से आ रहा है। जैसे ही मान लीजिए आईना आप मारते हैं, सीधा फेंक देता है परावर्तित करके। यहीं से मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कागज ही है, कभी काल प्रतीत होता है कि आ रहा है, पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा मात्रा में आ रहा है, तो सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ यहाँ से आ रहा है, उसको काल्पनिक मान सकते हैं। इसके माध्यम से बोल रहे हैं, आप ही मत पारदर्शी में मत चले जाइएगा। तो उसी तरह पहले एप्स होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकाश का परावर्तन का नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आएगी, समांतर मतलब सीधा, ये भी सीधा है ना, ये भी सीधा है, हमको तो लग रहा है टेढ़ा है, तो सीधा मानते हैं, ऐसा तो नहीं ना है। टेढ़ा मतलब ऐसा तो नहीं ना है, होगा भी तो ऐसे ही ना होगा। तो समांतर किरण के समक्ष आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण की तरह। यह जब आएगा तो फोकस से होकर गुजरता हुआ महसूस होगा। दर्पण के पीछे जो भी बनेगी वह सिर्फ महसूस करा सकती है, यह वापस लौट जाएगी। फिर हमें वस्तु भी यहीं से लेना है। जब दूसरा वस्तु लेंगे उसको भी वहीं से गुजारना है जहां से बोला गया है।
अनंत में विशेष ध्यान दीजिएगा, अनंत में कोई भी वस्तु एक ही तरफ से नहीं गुजार सकते हैं। उसके लिए हम दूसरा नीचे एक तरफ लेते हैं ताकि यह अपना कटान बिंदु कर सके, ताकि अपना कटान बिंदु कर सके। इसीलिए हम नीचे से लेते हैं, वरना जहां से वस्तु बोला गया है वहीं से हम खींचते हैं। पहले हम प्रधान अक्ष के समांतर किरणें लेकर आए, इसको F से होकर गुजारे, फिर हम अपना वस्तु डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर काटें। और वक्रता केंद्र क्या कहता है कि मेरे ऊपर आओगे तो हम वहीं पे भेज देंगे। जैसे ही तुम मेरे पास आओगे हम जहां से आओगे वहीं पे फेंक देंगे। बेचारा गया सही से, लेकिन ये बेचारा वापस भी लौट गया। लौटा तो बीच में इसका बिंदु कटान कर लिया। अपना ही था ना, फोकस से जो गुजर रहा था, महसूस करा रहा था, वह आया ना। और फिर दूसरा जो वक्रता केंद्र था वहां से जब जाते टाइम इसको यहाँ पर बिंदु कटान मिल गया। कटान मिलने के कारण वस्तु हमें निर्माण हो गया कि कहाँ पे हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर 10 दिन 12 दिन बाद बोलिए कि इहे में हमरा दिक्कत है। अवतल दर्पण कते दिन भए गेलै? 15-16 दिन भए गेलै ई चीज बतेला। प्रतिबिंब के नियम जखन बतबे रही, पिंकेशो एक दिन पूछलकै कि हमरा तीसरा के चौथा नियम में नहीं समझ लिये, दूसर का तीसर का नियम में तोरा बतेने रहिए ना लास्ट में। चिन्ह परिपाटी अब कौन सा होगा? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से आपको नजर आता होगा, चिन्ह पहचान करेंगे। परिपाटी मतलब कोई भी जो दर्पण बनेगा उसका हम पहचान करेंगे, कहाँ पे क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई क्या होगी, वो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, उसका पहचान करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही होती हैं। जतिन उत्तल अवतल कर लेने हम भूल गए ककरा अवतल करने बनवे के। यह हो गया P, यह हो गया F, यह हो गया C, यह हो गया P, यह हो गया नहीं F, यह हो गया C। इन दोनों के बीच जो स्थितियां आएंगी, सामने कोई वस्तु अपना दर्पण के सामने वस्तु का निर्माण करेगी। कोई दर्पण, या कौन सा दर्पण है? उत्तल, वह अवतल। इन दोनों दर्पण अपना वस्तु का निर्माण चाहे सामने हो चाहे वो दर्पण के पीछे हो, यह दो जो अवधारणाएं हैं इनका जो निर्माण करेगी, इन दोनों स्थिति को ही समझने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से हम अवतल और उत्तल दर्पण को समझने में मदद मिलता है। चिन्ह परिपाटी का सीधा ध्यान में रखना है, अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, इन दोनों का जो भी स्थिति है वो चाहे दर्पण के सामने हो या दर्पण के पीछे हो, इनका संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग करते हैं। इसे ही चिन्ह परिपाटी का। कोई दिक्कत? अब सिर्फ इसका नियम समझाते हैं। परिभाषा है, परिभाषा आप याद कर सकते हैं। सीधा ध्यान में रखिएगा, दर्पण के सामने बना है कि दर्पण के पीछे बना है, इन दोनों के बीच की ही स्थितियों को पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी में। बस सिंपल में यह उत्तल हो गया, वह अवतल हो गया। यह दोनों वस्तुएं कहाँ पर निर्माण कर रही है? दर्पण के सामने निर्माण कर रही है, दर्पण के पीछे निर्माण कर रही है, जहां भी कर रही है उसी स्थिति को पढ़ने के लिए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। इनका जो पहला नियम है, इनका ही छोड़िए, पूरा दर्पण ही मान लीजिए। हम लोग दर्पण का जो नियम है, हम कहाँ से कहाँ दूरी तय करते हैं? पहले कहाँ शुरू करते हैं? P से।
P से जो दूरी तय करेंगे, गोलीय दर्पण का जो भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसका दूरी हम P से ही तय करेंगे, P से ही मापेंगे, चाहे P से F के बीच हो, चाहे F से C के बीच हो, चाहे P से C के बीच हो, चाहे P और C के बीच का जो भी हो। पहला क्या है, जो भी वस्तु गोलीय दर्पण का जो भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसको हम कहां से मापेंगे, P से। और दूसरा क्या है, मान लीजिए वस्तु कोई खड़ा कर दिया यहाँ पर, ये उत्तल है ना, उत्तल में से जाएगा ना, अवतल है ना, अवतल में से जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब जब खड़ा कर दिया भाई, अगर ऊपर में है, ऊपर में है तो धनात्मक, नीचे में है तो ऋणात्मक, दर्पण के पीछे है तो भी धनात्मक, धनात्मक, इधर भी होगा पीछे धनात्मक। मेरे सही स्कूल बैठ नोने बैठे थे। इधर भी सेम है, दर्पण के सामने है, कैसे कि बाहर पेंट किया हुआ है, ये अपना अवतल दर्पण है, ऊपर है तो धनात्मक, नीचे है तो ऋणात्मक, पीछे है तो धनात्मक, पीछे है तो धनात्मक। कौन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के छठा नियम हम कौन सा पढ़ाए थे, काल्पनिक बनाए थे ना, कैसे कि वस्तु का निर्माण का दर्पण के पीछे क्या था ना, तो हम बताए होंगे काल्पनिक। काल्पनिक हमेशा धनात्मक तौर पर होता है, सीधा होता है। या कौन सा है, प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के ऊपर जब होगा तो धनात्मक, धनात्मक को भी ई से सूचित करते हैं, वही प्लस भी, नीचे से माइनस। दर्पण के जब पीछे होगा, दर्पण के पीछे, अब तीसरा को हम देखते हैं, यह तो बस सुन हो गया, किरण भी तो गुजारेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण, आपतित किरण किधर से किधर जाती है, बाएं से दाएं जाती है, आपतित किरण बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, आपतित किरण बाएं से दाएं जाएगी। अगर वस्तु की दूरी हमें बाएं से दाएं में ही, यहां से जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, आप भी उधर से सीधा चलते चले जाइएगा, यह धनात्मक होगी। आपतित किरण एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, तो वह कौन सा होगा, धनात्मक। लेकिन अगर वस्तु का दूरी तय करने के लिए, वस्तु की दूरी तय करने के लिए हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे, मान लीजिए कोई इधर से इधर जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट में इधर से इधर आ गए, क्या कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक। विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक। अब मान यहां से वस्तु है, यहाँ वस्तु है, वस्तु तक पहुंचेंगे तभी ना हम इसका ज्ञात करेंगे कि भाई तुम कहां से कहां तक जा सकते हो। इधर से इधर आएंगे तो ऋणात्मक, इधर से इधर जाएंगे तो, दाएं से बाएं जाएंगे तो, दाएं से बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक, बाएं से दाएं जाएंगे तो धनात्मक। आपतित किरण किधर से किधर चल कर आती है, बाएं से दाएं चलती है। विपरीत છે और कोनो नियम છે रे, लिख लो छो कि नहीं रे,
ये तो बताइए ना दली, ये तो लिखबे नहीं कर लिए, कहूँ पता चले। ये तो बताइए, ऊपर लेते हैं धनात्मक, नीचा लेते हैं ऋणात्मक, भए गेलै। हाँ अब अवतल और उत्तल में अथी कन्फ्यूजन दूर कर दै छी। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दुनू के वस्तु के दूरी ऋणात्मक माने के छै। वस्तु के दूरी उत्तल हो चाहे अवतल हो, दुनू में वस्तु की दूरी ऋणात्मक माने के छै, दुनू में माने के छै। अब अवतल में समझा छी केना पी भले भाई, केना एफ भले, मिटबे वाला रे। कोई दिक्कत तो था, वैसे तो हम बतेनिए चल गेलियो रे। यह सब बतेबे वस्तु कहाँ की चीज है। आवेदन बता दी, तब कल से प्रूफ खाली करबे। जे भी प्रूफ करे वाला है ओकरा अलग हमने दर्पण सूत्र प्रूफ करबे, एफ बराबर r/2 प्रूफ करबे, एफ बराबर r/2 कह दिए। और भी एगो दूगो हेते सूत्र सब, ओकरा सबके प्रूफ करबे। हाँ नहीं समझिए, तो फोकस कौन तरफ है? धनात्मक बोले, दर्पण के पीछे रहे धनात्मक। अब आवर्धन बता दी, तो अपन काल से चलते प्रूफ। तू समझे छो नो, ऐला पढ़ लियो, क्या तो बीच में तू चल लो, ऊपर से तू कहतो कि हम क्लास भी नहीं पढ़ लिए कहियो। इस साल 10वां वाला तू क्लासो नहीं पढ़ लो एको दिन, तो दिक्कत भी करता था। ऊपर से बीच में कि महा बीच में तू चल लो, प्रतिबिंब के जगह नियम समझ तक तू चल तो हो सके। हाँ तो बता दिए, अपन अपना पूछ लियो अपना सब दोस्त सबसे, इनके छबे करला पूछ लियो हमरा से केना की छै। अब हम पढ़े छिए आवर्धन, 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 आवर्धन में सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखे छै। आवर्धन बराबर की है छै? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब तू कबो फॉर्मूले याद भए गेलै, प्रति आवर्धन के परिभाषा पूछल तब की करबे, क्या तो परिभाषा पूछ दै छै। तो यहाँ पर से परिभाषा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। हाँ, के अनुपात, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। एम यह खातिर आवर्धन के नाम छे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। यदि इंग्लिश में तू एतरो लिख दे तोरा मिल जेता, एच और एच डैश लिखे छै, ओकर वजह छै, ऐसा जरूर नहीं छै कि एनाहिते लिख सकै छै। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश कहेंगे तो वस्तु की ऊंचाई को एच कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, वस्तु की ऊंचाई एच, तो एम बराबर एच डैश बटे एच, इंग्लिश में। और सवाल में सूत्र के, सवाल में सूत्र अधिकतर मात्रा में अंग्रेजी में ही पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव, ये अपन सब्जेक्टिव। 2 नंबरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है।
हाँ कहि सकै छियै, नहीं कहि सकै छियै, लिखबै ने। हाँ परिभाषा में एना कह देबै ने, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है, सूत्र छियै, फिजिक्स छियै। या फिर डायरेक्ट लिख देबै प्रतिबिंब की ऊंचाई कोमा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही, के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। बड़का एम ने लिख दै छै, हे ना एम लिखे छै। आप सूत्र सॉरी परिभाषा देने के बाद आप आवर्धन बराबर या फिर एम बराबर परिभाषा को उतार दीजिएगा, या फिर एम बराबर एच डैश बटे एच को भी आप उतार सकते हैं। अब आवर्धन में भी आकार होता है भाई, बड़ा बना कि छोटा बना, इसमें भी आकार होता है। और हाँ एक ऑब्जेक्टिव है, नोट में भी हम डाले हुए कि आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है। मान लीजिए पूछ देगा आवर्धन डैश होता है, ऑप्शन में दे देगा मात्रक विहीन, मात्रक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, मात्रक विहीन होता है। अब आपसे कोई पूछा आवर्धन मात्रक विहीन क्यों होता है, तो ये भी तो जायज है ना, क्यों होता है। तो मात्रक विहीन, हम मात्रक पढ़ते हैं फिजिक्स में, मात्रक पढ़ते हैं ना, ऊंचाई को किससे मापा जाता है, ऊंचाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। यहाँ पे क्या है ऊंचाई, ऊंचाई को किससे, ऊंचाई का मात्रक मीटर, और ये ऊंचाई का मात्रक बटम न है, वो बटम न है, अब बटम है तो क्या होगा, मीटर मीटर कट गया, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। अब इसका आकार पढ़ते हैं, इसका आकार पढ़ते हैं, बस एक पॉइंट, एक बाद प्रूफेंड करे वाला है, चैप्टर खत्म। मान लीजिए कोई दर्पण है आपके सामने, दर्पण है, यह हो गया P, अवतल दर्पण ही लीजिए, यह हो गया F, यह हो गया C, और आपको कोई वस्तु 6 मीटर का है, 6 मीटर का वस्तु दिया गया, और आपको वस्तु प्राप्त हुआ कहीं पर भी 4 मीटर का है, 4 मीटर मत लीजिए, 2 मीटर 3 मीटर लीजिए, 3 मीटर का। आवर्धन का क्या परिभाषा है, ये वस्तु की लंबाई है, लंबाई बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए, यह वस्तु की दूरी। तो आवर्धन बराबर एम बराबर एच डैश बट्टे एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोल रहा है, कितना मीटर, 6 मीटर, दूरी कितना वस्तु की दूरी 3 मीटर, इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 2। अगर यदि m का मान 1 से अधिक हो तो वह वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर, दूरी 3 मीटर में तय कर लेते थे, इसका m बराबर कितना हो गया 2, यह m से बड़ा है या फिर छोटा है, बड़ा है, यह वस्तु से बड़ा बनेगा। और वहीं पे मान लीजिए किसी वस्तु का मान 4 6 ही दिया, और इधर भी 6 प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया, नहीं ज्यादा भी दे सकते हैं, 12 लीजिए, चलिए 12 देते हैं, 12 देंगे तो इसको थोड़ा सही आगे करेंगे ना, 12 दे दिए। अब इसके जगह पे क्या करेंगे,
m बराबर h डैश का मान कितना है 6/12 कितना हुआ 2, एक इधर, तो यह कितना हो गया माइनस में चला गया, छोटा बना ना। यहाँ पे क्या करेंगे m का मान क्या है 1 से कम है, तो यह वस्तु छोटा बनेगा। अब मान लीजिए 6 ही है और हमें 6 ही प्राप्त हो गया, 6 ही प्राप्त हो गया। अब 6 जब प्राप्त हुआ कि कटने के बाद कैसा हो गया 1, यह वस्तु के बराबर हुआ। m का मान मान लेना है कोई भी, अगर m के बराबर आए तो वस्तु भी बराबर बना, अगर m के 1 से अधिक मान आए तो वह वस्तु के 1 से अधिक मान बड़ा, 1 से कम छोटा। यहाँ 1 से 12 जब दिए थे तो 1 से कम बन रहा था, नीचे में था ना माइनस में, हाँ ऊपर वाला बड़ा हुआ 1 से तो बड़ा बना, बराबर हुआ दोनों साइड का तो बराबर बना, अगर नीचे वाला बड़ा हो गया ऊपर वाला छोट हो गया तो छोटा बना। कोई दिक्कत? कल हम f बराबर r/2 प्रूफ करेंगे।